नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी थोड़ा दिन मैं कहीं व्यस्त थी तो आगे के भाग नहीं अपलोड कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। शुरू करते हैं राग दरबारी का अगला भाग। पंडित राधेलाल की जो प्रतिष्ठा रही हो, उनकी प्रेयसी की स्थिति बिल्कुल साफ थी। वह भागकर आई थी, इसलिए कुतिया थी। लोग उससे मजाक कर सकते थे और हमेशा यह समझकर चल सकते थे कि उसे मजाक अच्छा लगता है। यह सिपालगंज के नौजवानों का सौभाग्य था कि कुतिया ने भी उनको निराश नहीं किया। उसे सचमुच ही मजाक अच्छा लगता था और इसी से मजाक होने पर छूटते ही गाली देती थी, जो कि गजहों में आत्माभिव्यक्ति का एक बड़ा जनप्रिय तरीका माना जाता था। शनिचर रंगनाथ को पंडित राधेलाल का किस्सा बड़े ही नाटकीय ढंग से सुना रहा था। तभी उन तीनों नौजवानों में से एक बैठक के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह नंगे बदन था। उसके जिस्म पर अखाड़े की मिट्टी लगी हुई थी। लंगोटे की पट्टी कमर से पैरों तक हाथी की सूंड की तरह लटकी हुई थी। उन दिनों सिपालगंज में लंगोटा पहनकर चलने वालों में यही फैशन लोकप्रिय हो रहा था। शनिचर ने पूछा, क्या मामला है छोटे पहलवान? पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दांत खुजलाते हुए कहा, बद्री भैया आज अखाड़े में नहीं आए, कहाँ लपक गए? लपक कहाँ जाएंगे, इधर उधर कहीं होंगे। कहाँ होंगे? यूनियन का सुपरवाइज़र गेहूं लदवा कर भाग गया है, उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है, बद्री भी गए होंगे। पहलवान ने लापरवाही से चबूतरे पर थूक दिया। कहा, बद्री भैया मीटिंग में बैठकर क्या अंडा देंगे? सुपरवाइज़र को पकड़कर एक धोबीपाट मारते, उसी में साला टें हो जाता। मीटिंग सीटिंग में क्या होगा? रंगनाथ को बात पसंद आ गई। बोला, क्या तुम्हारे यहाँ मीटिंग में अंडा दिया जाता है? पहलवान ने इधर से किसी सवाल की आशा न की थी। उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल उखाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठकर राड़ों की तरह फाय फाय करते हैं। काम धाम के वक्त खूंटा पकड़कर बैठ जाते हैं। रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान न था। उसने मन में सोचा, लोग यूं ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए तो व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद वे वहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह से शब्दकोश निकालने लगेंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर की निगाह से देखा। इत्मीनान से बात करने के मतलब से कहा, अंदर आ जाओ पहलवान। बाहर कौन गाज गिर रही है, हम यहीं चुर्रेंट हैं। इतना कहकर छोटे पहलवान ने बातचीत में कुछ आत्मीयता दिखाई। पूछो तुम्हारे क्या हालचाल हैं रंगनाथ गुरु? रंगनाथ पहलवान से अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। दोनों वक्त दूध बादाम पीने और कसरत करने की बात कॉफ़ी हाउसों में भले ही लोगों की उत्सुकता न जगाए, पर छोटे पहलवान के लिए यह विषय पूरी रात पार करने को काफ़ी था। रंगनाथ बोला, हम तो बिल्कुल फिट हैं पहलवान, अपने हाल बताओ। इस सुपरवाइज़र को गेहूं बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहलवान ने फिर नफरत के साथ चबूतरे पर थूका, लंगोट की पट्टी को आगे खिसकाकर कसा और इस प्रकार असफल चेष्टा से यह शुभेच्छा प्रकट की कि वह नंगा नहीं है। इसके बाद अपने को रंगनाथ की समकक्षता में लाकर बोला, अरे गुरु कहा है, तन पर नहीं लगता, पान खाएं अलबत्ता। वही हाल था। लखनऊ में दिन रात फुट फेरी करता था, तो बिना मसालों के फुट फेरी कैसी? गेहूं तो बेचेगा ही। यह फुट फेरी क्या चीज़ है? पहलवान हंसा। फुट फेरी नहीं समझे? वह ससुरा बड़ा लासेबाज था। तो लासेबाजी कोई हंसी ठट्टा है? बड़ों बड़ों का गूदा निकल आता है। जमुनापुर की रियासत तक इसी में तिड़ी बिड़ी हो गई।
देसी विश्वविद्यालयों के लड़के अंग्रेजी फिल्म देखने जाते हैं। अंग्रेजी बातचीत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस्कुराकर दिखाते रहते हैं कि वे सब समझ रहे हैं और फिल्म बड़ा मज़ेदार है। नासमझी के माहौल में रंगनाथ भी उसी तरह मुस्कुराता रहा। पहलवान कहता रहा, गुरु, इस रामस्वरूप सुपरवाइज़र की नक्शेबाजी मैं पहले ही देख रहा था। बद्री पहलवान से मैंने तभी कह दिया था कि उस्ताद, यह लखनऊ लासेबाजी की फ़्राक में जाता है। तब तो बद्री उस्ताद भी कहते थे कि टाएं टाएं न कर छोटू, साला आग खाएगा तो अंगार हगेगा। अब वह आग भी खा गया और गेहूं भी तिगड़ी कर ले गया। पहले तो वैद्य महाराज भी छिपाए बैठे रहे, अब जब पानी हगा उतरा आया है तो सब यूनियन के दफ्तर में बैठकर फुसुर फुसुर कर रहे हैं। सुना पानी का हगा उतरा आता है, प्रस्ताव पास करेंगे घंटा। गल्ला गोदाम का सब गल्ला तो रामस्वरूप निकाल के ले गया, अब जैसे प्रस्ताव पास करके उसका कुछ उखाड़ लेंगे। रंगनाथ ने कहा, बद्री से तुमने बेकार की बात की। वैद्य जी से अपना स्वभाव बताते तो वह तभी इस सुपरवाइज़र को यहाँ से हटवा देते। अरे गुरु, मुंह न खुलवाओ, वैद्य जी तुम्हारे मामा हैं पर हमारे कोई बाप नहीं लगते। सच्ची बात ठांस दूंगा तो कलेजे में कल्लाएगी। सनीचर ने कहा, छोटू पहलवान, आज बहुत छानकर चले हो क्या? बड़ी रंगबाजी झाड़ रहे हो। छोटे पहलवान बोले, रंगबाजी की बात नहीं बेटा, मेरा तो रोआं रोआं सुलग रहा है। जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। वैद्य महाराज के हाल हमसे न कहलवाओ, उनका खाता खुल गया तो भक्क जैसा निकल आएगा, मूदना भी मुश्किल हो जाएगा। यही रामस्वरूप रोज वैद्य जी के ही मुंह पर मुंह डालकर तीन तेरह की बातें करता था और जब 2 ठेला गेहूं लादकर रफू चक्कर हो गया तो 2 दिन से टिलटिला रहे हैं। हम भी यूनियन में हैं, कह रहे थे प्रस्ताव में चलकर हाथ उठा दो। हम बोले कि हमसे हाथ न उठवाओ महाराज, मैं हाथ उठाऊंगा तो लोग कांखने लगेंगे। हाँ, यही रामस्वरूप रोज शहर में धसड़ फसड़ करता घूमता है, उसे पकड़वाकर एक लक्की इमारत में बंद कराते नहीं, कहते हैं कि प्रस्ताव कर लो। बद्री प्रस्ताव खुद बिलबिलाए हुए हैं, पर सगे बाप का मामला, यह जांग खोलो तो लाज और वह खोलो तो लाज। जब तक बैठक के सामने लोगों के आने की आवाज़ें सुनाई दी, चबूतरे पर खद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी टोपी और चादर में भव्य मूर्ति वैद्य महाराज प्रकट हुए। उनके पीछे कई और चेले चपाड़े। बद्री पहलवान सबसे पीछे थे, चेहरा बिना तोबड़े की सहायता से ही तोबड़ा जैसा हो रहा था। उन्हें देखते ही छोटे ने कहा, उस्ताद, एक बड़ा फंटूस मामला है, बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूँ। खड़े हो तो कौन पिघले जा रहे हो, क्या मामला है? कहकर बद्री पहलवान ने छोटे का स्वागत किया। गुरु शिष्य चबूतरों के दूसरे छोर पर बातचीत करने के लिए चले गए। वैद्य जी और 4-5 आदमी अंदर आ गए। एक ने इत्मीनान की बड़ी लंबी सांस खींची जो खत्म होते होते एक सिसकी में बदल गई। दूसरा तख्त पर बैठ गया और उसने इतने जोर से जम्हाई ली कि पहले तो यह जम्हाई रही पर आखिर में सीटी पर आकर खत्म हुई। वैद्य जी ने भी तकिए के सहारे बैठकर अपनी टोपी और कुर्ता इस अंदाज में तख्त के दूसरे छोर पर फेंका जैसे कोई बड़ा गवैया एक लंबी तान लगा चुकने के बाद सम पर आ गया हो। यह स्पष्ट हो गया कि सभी लोग कोई बड़ा काम करके थकान उतारने की स्थिति में आ गए हैं। शनिचर बोला, महाराज, बहुत थकान आ गई हो तो क्या एक बार फिर छनवा दूं? वैद्य जी कुछ नहीं बोले। यूनियन के एक डायरेक्टर ने कहा, दोबारा तो वही यूनियन में छन चुकी है, बढ़िया माल, दूधिया, अब घर चलने का नंबर है। वैद्य जी कुछ देर पूर्ववत चुप बैठे हुए दूसरों की बातें सुनते रहे। यह आदत उन्होंने तभी से डाल ली थी जब से उन्हें विश्वास हो गया था कि जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, खुद कम बोलता है दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है,
वही खुद कम बेवकूफ़ बनता है, दूसरे को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। फिर वे अचानक बोले, रंगनाथ, तुम्हारी क्या राय है? जिस तरह बिना बात बताए हुए वैद्य जी ने राय मांगी थी, उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनाथ ने कहा, जी जो होता है अच्छा ही होता है। वैद्य जी मूँछों ही मूँछों में मुस्कराए, बोले, तुमने बिल्कुल उचित कहा। बद्री प्रस्ताव के विरुद्ध पर था, पर बाद में वह भी चुप हो गया। प्रस्ताव एकमत से पास हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। रंगनाथ को बाद में ध्यान आया कि वह अपनी राय यूं ही लुटा चुका है। उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या प्रस्ताव किया आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि सुपरवाइज़र ने जो हमारी 8,000 रुपये की हानि की है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। रंगनाथ इस तर्क से लड़खड़ा गया, बोला, सरकार से क्या मतलब? गबन आपकी यूनियन के सुपरवाइज़र ने किया और उसका हर्जाना सरकार दे तो कौन देगा? सुपरवाइज़र तो अलक्षित हो चुका है। हमने पुलिस में सूचना दे दी है। आगे सरकार का दायित्व है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। होता तो सुपरवाइज़र को पकड़कर उससे गेहूं का मूल्य वसूल लेते। अब जो करना है सरकार करे, या तो सरकार सुपरवाइज़र को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे या कुछ और करे। जो भी हो, यदि सरकार चाहती है कि हमारी यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो उसे ही यह हर्जाना भरना पड़ेगा, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगी। हमने अपना काम कर दिया, आगे का काम सरकार का है। उसकी अकर्मण्यता भी हम जानते हैं। वैद्य जी इतनी तर्कसंगत बातें कर रहे थे कि रंगनाथ का दिमाग चकरा गया। वे शासन की अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्द बार बार अपनी बात में ला रहे थे। रंगनाथ को यकीन हो गया था कि नए ज़माने में लोग जैसी भाषा समझते हैं, उसके मामा पुरानी पीढ़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं। बद्री पहलवान छोटे से बातचीत करके वापस आ गए। बोले, रामाधीन के यहाँ डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबरें आई हैं। वे अपने बाप के सामने प्राह अदब से पेश आते थे। यह बात भी उन्होंने इस तरह से कही जैसे छोटे और उनके बीच की बात का यही निष्कर्ष था और उसे बताना उनका कर्तव्य था। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती सर्वत्र यही सुन पड़ता है। देश रसातल को जा रहा है। बद्री पहलवान ने इसे अनसुना करके, जैसे कोई हेल्थ इंस्पेक्टर हैजे के बचाव के उपाय बता रहा हो, जनसाधारण से कहा, पूरे गांव में चोरी की चर्चा है, जागते हुए सोना चाहिए। सनीचर ने उछलकर अपना आसन बदला और पूछा, जागते हुए कैसे सोया जाता है पहलवान? बद्री ने सीधी आवाज़ में कहा, टिपिर टिपिर मत करो, मुझे आज मजाक अच्छा नहीं लग रहा है। चबूतरे पर जाकर अंधेरे में छोटे पहलवान के पास खड़े हो गए। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने हेतु हुई थी। कॉलेज का चमकीले नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की गंदगी में लिपटा हुआ मन कुछ वैसा ही निर्मल और पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़कर। क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्र के हित में हुई थी, इसलिए उसमें और कुछ हो या नहीं, गुटबंदी काफ़ी थी। वैसे गुटबंदी जिस मात्रा में थी उसे बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता था, पर जितने कम समय में यह विकसित हुई उसे देखकर लगता था काफ़ी अच्छा काम हुआ है। वह दो तीन साल में ही पड़ोस के कॉलेज की गुटबंदी की अपेक्षा ज़्यादा ठोस दिखने लगी थी, बल्कि कुछ मामलों में तो वह अखिल भारतीय संस्थाओं तक का मुकाबला करने लगी थी। प्रबंध समिति में वैद्य जी का दबदबा था, पर रामाधीन भीकमखेड़ भी अब तक उसमें अपना गुट बना चुके थे। इसके लिए उन्हें बड़ी साधना करनी पड़ी। काफ़ी दिनों तक वे अकेले ही अपने गुट बने रहे। बाद में एक आध मेंबर भी उनकी ओर खिंचे। अब बड़ी मेहनत के बाद कॉलेज के नौकरों में 2 गुट बन पाए थे, पर उनमें अभी बहुत काम होना था। प्रिंसिपल साहब तो वैद्य जी पर पूरी तरह आश्रित थे।
पर खन्ना मास्टर अभी उसी तरह रामाधीन के गुट पर आश्रित नहीं हो पाए थे। उन्हें खींचना बाकी था। लड़कों ने भी अभी दोनों गुटों की हमदर्दी के आधार पर अलग अलग गुट नहीं बनाए थे। उनमें आपसी गाली गलौज और मारपीट होती तो थी, पर इन कार्यक्रमों को अभी तक उचित दिशा नहीं मिली थी। गुटबंदी के उद्देश्य से न होकर ये काम व्यक्तिगत कारणों से होते थे। इस तरह लड़कों की गुंडागर्दी की शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों पर नष्ट होती जाती थी। उसका उपयोग राष्ट्र के सामूहिक हित में नहीं हो रहा था। गुटबंदों को अभी इस दिशा में भी बहुत काम करना था। यह सही है, वैद्य जी को छोड़कर कॉलेज के गुटबंदों में अभी अनुभव की कमी थी। उनमें परिपक्वता नहीं थी, पर प्रतिभा थी। उसका चमत्कार साल में एकाध बार जब फूटता तो उसकी लहर शहर तक पहुंचती। वहाँ कभी कभी ऐसे दांव भी चले जाते जो बड़े बड़े पैदाइशी गुटबंदों को भी हैरानी में डाल देते। पिछले साल रामाधीन ने वैद्य जी पर एक ऐसा ही दांव फेंका था। वह खाली गया, पर उसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। अखबारों में जिक्र आ गया। उससे एक गुटबंद इतना प्रभावित हुआ कि वह शहर से कॉलेज तक सिर्फ दोनों गुटों की पीठ ठोंकने को दौड़ा चला आया। वह एक सीनियर गुटबंद था और अक्सर राजधानी में रहता था। पिछले 40 साल से वह अपने 24 घंटे केवल गुटबंदी के नाम अर्पित किए हुए था। उसकी जिंदगी ही गुटबंदी का चलता फिरता छूत बन गई थी। वह अखिल भारतीय स्तर का आदमी था और उसके बयान रोज अखबार में पहले पन्नों पर छपते थे, जिनमें देशभक्ति और गुटबंदी का अनोखा संगम होता था। उसके एक बार कॉलेज में आ चुकने के बाद लोगों को इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब कॉलेज भले ही खत्म हो जाए, गुटबंदी खत्म नहीं हो गई। सवाल है, गुटबंदी क्यों थी? यह पूछना वैसा ही जैसे पानी क्यों बरसता है। सत्य क्यों बोलना चाहिए, वस्तु क्या है और ईश्वर क्या है। वास्तव में यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की जरूरत है और दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की जरूरत है। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक हैं और कविता या कथा साहित्य में तो सिर्फ यूं ही लिखते हैं। किसी भी सुबकाही उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते हुए होठों पर होठ रखे और कहा, नहीं नहीं निशी, मैं उसे नहीं स्वीकार कर सकता। वह मेरा सत्य नहीं है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। निशी का ब्लाउज जिस्म से चूकर जमीन पर गिर जाता है। वह अस्फुट स्वर में कहती है, निक्कू, क्या तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से अलग है? इसी को ठाय कहते हैं। इसी के साथ निशी और निक्कू फिलॉसफी की 1000 मीटर वाली दौड़ पर निकल पड़ते हैं। अब निशी की ब्रावी जमीन पर गिर जाती है। निक्कू की टाई और कमीज हवा में उड़ जाती है। गिरते पड़ते एक दूसरे पर लौटते पोटते वे मैदान के दूसरे छोर पर लगे हुए फीते को सत्य समझकर किसी तरह यहाँ पहुँचते हैं। तब पता चलता है यह सत्य नहीं है। फिर संयोग श्रृंगार, जलते हुए होंठ, फिलॉसफी की मार। थोड़ी ही देर में वे मैदान छोड़कर जंगल में आ जाते हैं और पत्थरों से छिलते हुए कांटों से बिंधे नंगे बदन झांक झांक कर प्रत्येक झाड़ी में देखते हैं और इस तरह नंगापन, सुबुक सुबुक, चूमा चाटी, व्याख्यान आदि के माहौल में उस खरगोश का पीछा करते रहते हैं जिसका कि नाम सत्य है। यह फिलॉसफी लगभग सभी महत्वपूर्ण काव्यों और कथाओं में होती है और इसीलिए ठीक नहीं कि इस उपन्यास के पाठक भी काफ़ी देर से फिलॉसफी के एक लटके का इंतज़ार करते रहें तो और सोच रहे हों, हिंदी का यह उपन्यास इतनी देर से और सब तो कह रहा है, फिलॉसफी क्यों नहीं कह सकता? क्या मामला है? यह फ्रॉड तो नहीं है?
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।